हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग अपने नाउन को स्टार्ट कर लेंगे। राइट। हमारा जो नाउन पढ़ाने का तरीका होगा वो बेसिक से शुरू होगा। राइट। और बेसिक से शुरू होते होते आपका पूरा एडवांस लेवल तक हम चीज़ों को ख़त्म करेंगे। बेसिक मैंने पढ़ा भी रखा है पहले, लेकिन मैं एक सीरीज एकदम शुरू से शुरू कर रहा हूँ कि जिनका जो छूट गया या बीच में मैं भी कंटिन्यू नहीं रहा था, तो ये जो सीरीज़ आएगी आपकी एकदम कंटिन्यू रहेगी। बेसिक से शुरू होगी और एडवांस लेवल तक आपकी पूरी जाएगी। हमारा चैप्टर जैसे ही ख़त्म होगा हम लोग प्लेन टू पैरामोन और मिरर ऑफ कॉमन एरर, इन दोनों बुक से प्रैक्टिस करेंगे। करीबन 120 या 150 अराउंड क्वेश्चन है, दोनों को यदि मिक्स किया जाए तो हम लोग एक एक की कॉमन एरर साथ में कर लेंगे और हमारा यहाँ से नॉन चैप्टर कंप्लीट रहेगा। तो बेसिकली हमारा जो भी एसएससी का और बैंकिंग का सिलेबस और एमटीएस जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं और उनसे किस किस तरीके का क्वेश्चन पूछता है, उन सारे क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। एकदम बेसिक से एकदम जीरो लेवल से हमारा स्टार्टिंग होगा। तो आप वीडियो को प्लीज़ सीरीज़ में देखिएगा। यदि मैं डे 1 लिखा हूँ, डे 2 लिखा हूँ, डे 3 लिखा हूँ, तो ये नहीं कि डे 2 देखा फिर डे 3 देखा। डे 1 आज से शुरू हो रहा है, तो आज की सीरीज पहले जाएगी फिर डे 2 जाएगी। राइट। तो देर नहीं करते हुए हम शुरुआत कर देते हैं आज के अपने चैप्टर नाउन को। तो जैसा आप जानते भी हो, नाउन क्या है, एक पार्ट ऑफ स्पीच का पूरा ग्रामर का एक पहला पार्ट होता है, नाउन होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे नाउन को। यदि मैं नाउन की डिफिनेशन की बात करूँ तो नाउन की डिफिनेशन क्या होती है? नाउन की डिफिनेशन होती है, नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। और एक साधारण और हिंदी भाषा में बोला जाए तो दुनिया में जितने भी नाम हैं वो सभी क्या है? नाउन है। दुनिया में जितने भी नाम हो गए, जैसे आपका नाम हो गया, राम हो गया, सीता हो गया, गीता हो गया, ताजमहल हो गया, मोदी जी हो गए, दुनिया में जितने भी नाम हैं वो सारे के सारे क्या है? आपके नाउन है। तो बिना नाम का कोई चीज़ तो होता नहीं है। इट मीन्स कि दुनिया में जितने भी नाम हैं वो सभी नाउन है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। यदि मैं बात करूँ नाउन को कितने पार्ट में डिवाइड किया जाता है, राइट, तो नाउन को 5 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला होता है प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखो ये सारी चीज़ें जानना ज़रूरी है, क्योंकि आप जब क्वेश्चन को पार्ट ऑफ स्पीच में ब्रेक करोगे, आप क्वेश्चन को जब आगे जाके पढ़ोगे, तो इन चीज़ों की आपकी नॉलेज होनी चाहिए। आपको पहचान में आना चाहिए कौन प्रॉपर है, कौन कॉमन है, कौन कलेक्टिव है, मटेरियल है, एब्स्ट्रैक्ट है। इसलिए आप चीज़ों को ध्यान में देखना, क्योंकि बहुत सारे को लग रहा होगा ये तो बहुत ईजी है, मैं तो बचपन से पढ़ते आ रहा हूँ। तो मेरा जो पढ़ाने का तरीका होगा वो थोड़ा डिफरेंट होगा। मैं दूसरे तरीके से पढ़ाऊँगा, आपका नज़रिया थोड़ा बदल कर रहेगा। चीज़ें वही रहेगी, थोड़ा नज़रिया मेरा बदलेगा। ठीक है। देखो मैं बताता हूँ पहले प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन दोनों होती क्या है। एक बात बताओ आप पहले, यहाँ पे लिखा है राहुल, दिल्ली, गीता, ताजमहल, ये सारे के सारे क्या है? प्रॉपर नाउन है। राइट। आपको देखने ही से लग रहा है क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर लिखा है। क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट हैं, आप स्कूल में पढ़ते थे, बहुत सारे स्टूडेंट थे, उसमें से एक दोस्त आपका राहुल भी था। ठीक है। तो क्लास में जितने भी स्टूडेंट थे, क्या सभी का नाम राहुल हो सकता है? मेरा सवाल आप अच्छे से सुनना। क्या जितने भी क्लास में स्टूडेंट हैं, मान लो आप जिस स्कूल में पढ़ते थे, आपके क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट थे, तो क्लास में जितने स्टूडेंट थे सभी का नाम राहुल था? तो आपका जवाब आएगा नहीं, सबका नाम अलग अलग था। राइट। तो ये जो स्टूडेंट हुआ ना, ये एक कॉमन हो गया। आपके क्लास में जितने स्टूडेंट हैं सारे कॉमन हो गया, और उसमें से क्या हो गया? एक राहुल, ये क्या हो गया? प्रॉपर हो गया। जैसे आपको कोई पूछता होगा कि अपना एड्रेस बताओ, तो आप अपना बता देते होगे, जैसे कि सिपारा पटना में बता दिया अपना। आप कहोगे नहीं, अपना प्रॉपर एड्रेस बताओ जहाँ पे कि लेटर आपको भेजा जा सके। तो मैं अपना क्या किया, पूरा प्रॉपर एड्रेस बताया जहाँ पे एड्रेस भेजा जा सके, लेटर को भेजा जा सके। ठीक है। तो जो प्रॉपर होता है ना, कोई खास चीज़, कोई खास, तो उसे कहते हैं। जैसे यहाँ पे सिटी है, क्या दुनिया में जितने भी सिटी है क्या सभी को दिल्ली कहते हैं? आप कहोगे नहीं, लेकिन दिल्ली तो एक सिटी है। दिल्ली एक सिटी है, लेकिन सारे सिटी हमारे दिल्ली नहीं हो सकते। तो इन सिटी में से निकल के क्या आया? दिल्ली। ऐसे ही हैदराबाद आ सकता है, पटना आ सकता है, कलकत्ता आ सकता है, बेंगलोर आ सकता है। तो सिटी बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन उनमें से जो निकल कर आता है वो मेरा क्या कहलाता है? प्रॉपर नाउन। जैसे यहाँ पे देखो बुक लिखा है, क्या दुनिया में जितनी भी बुक है क्या सभी का नाम गीता है? आप कहोगे नहीं, लेकिन गीता क्या एक बुक हो सकता है? आप कहोगे हाँ। क्या सारे मॉन्यूमेंट्स, मॉन्यूमेंट्स कहते हैं किला को, क्या दुनिया में जितने भी मॉन्यूमेंट्स है क्या सभी का नाम ताजमहल है? आप कहोगे नहीं, लेकिन एक ताजमहल एक मॉन्यूमेंट्स हो सकता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो खास हो उसे क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन। क्योंकि राहुल, मान लो आप क्लास में पढ़ते हो, राहुल नाम का एक लड़का है, एक और राहुल आ गया, तो क्या उसे भी राहुल अटेंडेंस शीट में लिखा रहता है? आपके अटेंडेंस रजिस्टर नहीं,
वो राहुल 1 हो जाएगा, दूसरा राहुल 2 हो जाता है, क्योंकि हमें उसे प्रॉपर बनाना होता है, उन्हें हमें खास बनाना होता है, राइट। दिल्ली कितनी है, आप कहोगे एक ही शहर है। गीता एक ही है, ताजमहल एक ही है। इट मीन्स कि प्रॉपर नाउन क्या होता है, कोई खास होता है, इसीलिए ये हमेशा एक रहते हैं। बात करूँ मैं कलेक्टिव नाउन की, तो कलेक्टिव नाउन क्या होता है, ये सुनने में ही आ रहा होगा आपका। कलेक्टिव वर्ड कहाँ से आया, कलेक्शन से। कहाँ से आया, कलेक्शन से। तो गैंग क्या होता है आपका, ग्रुप ऑफ क्रिमिनल्स। तो जब ग्रुप ऑफ क्रिमिनल्स की बात करूँ तो क्या होगा, गैंग हो जाएगा आपका। इसी तरीके से मैं टीम की बात करूँ तो ग्रुप ऑफ प्लेयर क्या कहलाएगा आपका, टीम कहलाएगा, राइट। इसी तरीके से बीवी, ये बहुत अच्छा वर्ड है, ग्रुप ऑफ यंग लेडी। क्या होता है, ग्रुप ऑफ यंग लेडी को क्या कहते हैं हम लोग, बीवी कहते हैं, राइट। जूरी क्या होता है, ग्रुप ऑफ जजेस। तो ग्रुप ऑफ जजेस को क्या कहते हैं हम लोग, जूरी कहते हैं। तो कलेक्टिव कलेक्शन को बताता हूँ, देखो ये क्रिमिनल के कलेक्शन को बता रहा है, ये प्लेयर के कलेक्शन को बता रहा है, ये यंग लेडी यंग गर्ल्स के कलेक्शन को बता रहा है, ये जजेस के कलेक्शन को बता रहा है। इट मीन्स कि जो कलेक्शन को बताता हूँ वो क्या होता है, मेरा कलेक्टिव नाउन। बात करूँ मटेरियल नाउन की, तो मटेरियल नाउन क्या हो गया, मिल्क हो गया, गोल्ड हो गया, सैंड हो गया और ये कॉपर। ये सारे के सारे मटेरियल नाउन है। क्यों, क्योंकि ये कोई पदार्थ से बने होते हैं। क्योंकि मटेरियल नाउन आया ही कहाँ से, मटेरियल से। मटेरियल, मटेरियल मीन्स क्या होता है, पदार्थ जो कोई चीज़ से बनकर निकला हुआ हो। मिल्क बना हुआ है आपका, वाटर है, मिल्क है, बहुत सारी चीज़ों का मिक्स किया हुआ रहता है। गोल्ड हो गया, इसमें बहुत सारे केमिकल मिक्स रहते हैं, राइट। तो जो मिक्सचर हो, जो मटेरियल हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग, मटेरियल नाउन कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करूँ तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, जिसे देखा नहीं जा सके, ठीक है, सिर्फ क्या किया जा सके, इसे महसूस किया जा सकता है। लव, जैसे प्यार, माँ का प्यार, आप कभी देख सकते हो अपनी माँ का प्यार, नहीं, लेकिन फील करते हो, राइट। ऑनेस्टी, आप कहते हो देखो ये आदमी ईमानदार दिख रहा है, क्यों, क्योंकि वो नाम ईमानदार है, नहीं, उसके आप बिहेवियर को, उसके कल्चर को, आप उसके ऐसे चीज़ों को देखे हो कि आप क्या कहते हो वो इंसान क्या है, ऑनेस्ट है। हेट, हेट मीन्स क्या होता है, किसी से नफरत करना। तो ये सब चीज़ें क्या होती है, आप देख नहीं कर सकते हो, सिर्फ महसूस कर सकते हो किसी के, राइट। ब्रेवरी, बहादुर, कहते हैं इंडियन सोल्जर्स आर ब्रेव। तो भारत के सैनिक क्या है, ब्रेव है। तो क्यों कहते हो, क्योंकि आपने उसे देखा नहीं है, आपने महसूस किया, क्योंकि वो जहाँ लड़ने जाते हैं हमेशा जीत कर आते हैं। तो ऐसे चीज़ें जिन्हें सिर्फ महसूस किया जा सके, जिसे देखा और सुना नहीं जा सके, सिर्फ महसूस किया जा सके, उसे क्या कहते हैं हम लोग, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो आप प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, मैंने छोटा छोटा डिफरेंस आपको बताया और आप इन चीज़ों को समझे होंगे। अब आते हैं स्टेप 2 पे। अब देखो आपको करना क्या है, आप अभी वीडियो को पॉज करो और मुझे ये बताओ कि नाउन को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। देखो यूसीएन क्या हो गया, अनकाउंटेबल नाउन, और काउंटेबल नाउन को हम सीएल लिखेंगे, ठीक है। तो आपको बताना है कि प्रॉपर नाउन काउंटेबल है या अनकाउंटेबल, कॉमन नाउन क्या है, कलेक्टिव नाउन क्या है, मटेरियल नाउन क्या है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, ठीक है। आप एक बार पॉज करो, एक बार खुद से ट्राई करके देखो कि ये है क्या, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपने एक बार कोशिश की होगी खुद से। अब आते हैं हम लोग, देखते हैं प्रॉपर नाउन काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। तो प्रॉपर नाउन को देखा जाए ना, तो ये क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है। अब आप पूछोगे सर अनकाउंटेबल कैसे होगा, राहुल को तो हम देख सकते हैं, हम तो इसे गिन सकते हैं, राइट। गीता एक पुस्तक है, इसे भी हम लोग गिन सकते हैं। भाई मेरे एक बात बताओ, मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ कि दिल्ली शहर कितने हैं हमारे भारत में। आपका जवाब क्या होगा, सर दिल्ली तो एक ही है। जो गीता पुस्तक है वो कितनी है, वो तो एक ही है, राइट। ताजमहल दुनिया में कितनी है, वो तो एक ही है। हाँ, उसका बहुरूप बनाया जा सकता है, उसका सिमिलरिटी बनाया जा सकता है, लेकिन जो ताजमहल होगा वो तो एक ही होगा। तो जो दुनिया में एक ही है, क्या उसे गिनना जरूरी है, क्या आप उसे गिन सकते हो, वो तो खुद में एक है। यदि 2 3 4 रहे तब तो उसे गिनने की जरूरत पड़ेगी। तो ये जो प्रॉपर नाउन होते हैं ना, इसे गिनना ही सबसे बड़ा बेवकूफ़ी है। क्यों गिनना बेवकूफ़ी है, क्यों, क्योंकि ये तो खुद में एक है। राहुल, यदि क्लास में राहुल एक है तब क्या कहोगे, एक राहुल है, अरे राहुल तो खुद एक है, ठीक है। दिल्ली तो खुद एक सिटी है जो कि एक है पूरे भारत में, गीता तो खुद एक है, ताजमहल भी दुनिया में एक है। तो जो प्रॉपर नाउन होते हैं ना वो हमेशा एक ही होते हैं, इसीलिए इन्हें गिनना बेवकूफ़ी होता है और इसे हम अनकाउंटेबल नाउन में लिखते हैं। तो इसका जवाब आप समझ गए होंगे कि अनकाउंटेबल में क्यों लिखा जाता है, क्योंकि ये दुनिया में एक ही है, इसीलिए ये प्रॉपर भी होते हैं, खास भी होते हैं, इसीलिए प्रॉपर नाउन को हम अनकाउंटेबल नाउन में लिखते हैं। आते कॉमन नाउन में, कॉमन नाउन बताओ क्या, कॉमन नाउन आता है आपका काउंटेबल नाउन। कैसे, ये तो स्टूडेंट, मैं पूछूँ क्लास में कितने स्टूडेंट हैं तो आप कहोगे 30 है, तो आपने कैसे बता दिया 30 है, क्यों, क्योंकि आपने काउंट किया।
मैं पूछूँ इंडिया में कितनी सिटी है तो आप बताओगे 27 है, 28 है, कितनी सिटी है, मतलब कि आप काउंट करके बता रहे हो। इस लाइब्रेरी में कितनी बुक है, 50 है, 60 है, 70 है, कितने हैं, इसका मतलब कि आप काउंट कर सकते हो। तो कॉमन नाउन क्या होता है, आपके काउंटेबल नाउन होते हैं। यदि हम कलेक्टिव की बात करें तो कलेक्टिव नाउन भी जो है वो काउंटेबल नाउन होता है। अब आप पूछोगे कैसे, तो इसका जवाब ये होगा, मान लो एक क्राइम हुआ, ठीक है, एक दुकान थी ज्वेलरी की, वहाँ चोरी हुई और रात को छापा पड़ी, पुलिस ने उस गैंग को पकड़ लिया जो चोरी करने आए थे। सुबह दूसरे दिन आप न्यूज़पेपर खोलते हो और उस न्यूज़पेपर में आप पढ़ते हो कि जो ज्वेलरी शॉप थी जो वहाँ पे चोरी हुई, उस गैंग में 5 लोग शामिल थे। कितने लोग शामिल थे उस गैंग में, 5 लोग शामिल थे जो चोरी कर रहे थे। तो गैंग में कितने लोग थे, 5 थे, 6 थे, 10 थे, इसका मतलब कि गिन सकते हैं तभी तो। इस टीम में जैसे सबसे अच्छा आपको एग्जांपल, इंडियन क्रिकेट टीम में कितने प्लेयर होते हैं, आप कहोगे 11, मतलब कि आप गिन सकते हो क्योंकि 11 है, इसीलिए क्या हो गया, आपके काउंटेबल नाउन होते हैं। मैं बात करूँ मटेरियल नाउन की, तो मटेरियल नाउन क्या होता है, ये आपका एक अनकाउंटेबल नाउन होता है। क्या होता है आपका, अनकाउंटेबल नाउन होता है। अब आप कहोगे कि सर मिल्क का तो गिन सकते हैं। एक बच्चे ने मुझसे सवाल पूछा था, सर मिल्क की जो पैकेट आती है, हम तो कहते हैं 2 पैकेट भैया मिल्क की दे दो, ठीक है। रही बात वाटर की, वाटर भी मटेरियल नॉन में आता है। हम तो वाटर की सर गैलन मंगवाते हैं, 10 लीटर वाली, वो पानी की गैलन हम मंगवाते हैं पीने के लिए। हम तो कहते हैं 2 बोतल पानी की भेज दीजिए। आप बिस्लरी के पानी लेने जाते हो, बोलते हैं ना 1 बोतल आप पानी दे दो। तो भाई हम ये आपको बता देना चाहते हैं कि जो मटेरियल नाउन रहते हैं वो आपको नंबर के बेसिस पे नहीं बांटे जाते, नंबर के बेसिस पे नहीं बांटे जाते, ये बांटे जाते हैं आप वॉल्यूम के बेस पे। ये सारे के सारे आपके वॉल्यूम के बेस पे नापे जाते हैं, ठीक है। और नाउन जो होता है वो वॉल्यूम के बेस पे नहीं बल्कि नंबर के बेस पे डिवाइड होता है। किसके बेस पे डिवाइड होता है, आपके नंबर के बेस पे होता है। मिल्क जो हमेशा होता है आपका लीटर में रहेगा, तो 5 लीटर, 10 लीटर, 8 लीटर होता है। कहीं बोलते हैं 2 मिल्क दे दो भैया, 10 मिल्क दे दो। आप बोलते हैं 1 लीटर वाली पैकेट दे दो, 2 लीटर वाली पैकेट दे दो। पानी की जो आप बोतल लेने जाते हो क्या बोलते हो, भैया मुझे 10 लीटर वाली गैलन देना, 20 लीटर वाली गैलन देना। गोल्ड लेने जाते हो तो 10 ग्राम, 20 ग्राम, ये सारे वॉल्यूम को बताते हैं और वॉल्यूम के बेस्ड पे नाउन को डिवाइड किया जाता है, राइट। और यदि हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल की बात करूँ तो ये दोनों जो होते हैं नंबर के बेस्ड पे डिवाइड होते हैं। किस पे, नंबर के बेस्ड पे, ना कि वॉल्यूम के बेस्ड पे, ठीक है। तो इसका जवाब आपको मालूम हो गया होगा। मैं बात करूँ इसी तरीके से एब्स्ट्रैक्ट नाउन की, तो लव हो गया, ऑनेस्टी हो गया, हेट हो गया, ब्रेवरी हो गया। क्या आप कभी किसी के देख सकते हो कि वो कितना प्यार करता है मुझसे, अरे देखो वो 10 प्यार करता है, वो देखो उससे 5 प्यार करता है, ऐसा कभी होता है, नहीं। तो आप क्या कहोगे, ये आपका एक अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी क्या होते हैं, आपके अनकाउंटेबल नाउन में आते हैं। अब देखो इतना मैं आपको बता क्यों रहा हूँ, इतना मैं आपको बता क्यों रहा हूँ, इसके पीछे का मैं कारण आपको बता रहा हूँ। मैं यदि आपसे पूछूं कि चेयर कौन सी नाउन है, प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, मटेरियल नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कौन सी नाउन है, तो पता है बच्चे क्या जवाब देंगे, सबसे कहेंगे सर मटेरियल नाउन। मैं पूछूं चेयर कौन सा नाउन है तो मटेरियल नाउन, बल्कि पता है ये मटेरियल नाउन आपका नहीं है। ऐसे ही बहुत सारे वर्ड, सॉन्ग हो गया, म्यूज़िक हो गया, तो स्टार हो गए, इस तरीके के जो वर्ड होते हैं ना, बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं आज के बाद जब आपको एक तरीका बताऊंगा, आप मेरे नज़रिए से सोच के देखना, उसके बाद कभी भी आपकी गलती नहीं होगी। आपका सोचने का तरीका ये होगा कि सबसे पहले यदि मैं पूछूं आपसे चेयर, चेयर कौन सी नाउन है, तो आप पहले देखोगे स्टेप 1 में कि ये काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन है। क्या देखोगे आप, ये काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन है। तो आप मेरे को जवाब दो पहले, चेयर काउंटेबल है या अनकाउंटेबल नाउन है। तो आप कहोगे चेयर तो काउंटेबल नाउन है, चेयर क्या है आपका, काउंटेबल नाउन है, काउंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप आओ, और मुझे बताओ कि यहाँ पे काउंटेबल नाउन क्या है, सिर्फ मेरे 2 ही है और सारे तो अनकाउंटेबल नाउन है। इट मीन की मटेरियल नाउन तो ये हो नहीं सकता, ये आपका कॉमन होगा नहीं तो कलेक्टिव नाउन होगा। क्या होगा, कॉमन होगा नहीं तो कलेक्टिव नाउन होगा। अब आपको चीज़ें पहचानने में आसानी हो गई। तो स्टेप 1 में आप क्या करोगे, सबसे पहले डिफाइन करोगे कि ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। और यहाँ पे आप देखो ये सी से कॉमन शुरू हुआ, काउंटेबल नाउन भी सी से शुरू होता है, कलेक्टिव नाउन भी सी से शुरू होता है, तो काउंटेबल नाउन भी सी से होता है। देखो ये मेरा याद करने का एक छोटा सा बस तरीका, नहीं तो सारे के सारे अनकाउंटेबल नाउन है।
ये भी अनकाउंटेबल है, मटेरियल नाउन भी अनकाउंटेबल है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी अनकाउंटेबल है। सिर्फ कॉमन और कलेक्टिव आपके काउंटेबल नाउन होते हैं, याद रखना, ठीक है। तो स्टेप 1 क्या देखोगे, कोई भी वर्ड आपको मिलता है तो सबसे पहले आप देखोगे काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। तो चेयर क्या हुआ आपका, चेयर हो गया आपका काउंटेबल नाउन। अब काउंटेबल के बाद आप डिफाइन कर लो ये कॉमन है या कलेक्टिव है, तो आप आसानी से बता सकते हो सर ये तो कॉमन नाउन है, क्योंकि ये कलेक्शन को तो बता नहीं रहा। तो इस तरीके से आप चीज़ों को बहुत ही आसानी से डिफाइन कर पाओगे कि ये कौन सा नाउन है। चलो आगे चलते हैं, कुछ इसी तरह के क्वेश्चन को हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया भी, चेयर का एग्जांपल, सबसे पहले स्टेप 1 में देखोगे काउंटेबल है अनकाउंटेबल है, ठीक है। उसी तरीके से भी स्टेप 3 में फिर हम लोग डिवाइड कर देंगे। आ जाओ सॉन्ग पे, सॉन्ग पे हम लोग डिस्कशन करते हैं। यदि मैं सॉन्ग की बात करूँ तो सॉन्ग कौन सा नाउन है, एक बार सोच के बताओ आप, सॉन्ग कौन सा नाउन है। सॉन्ग की मैं बात करूँ तो आपका काउंटेबल नाउन है। क्या है, काउंटेबल नाउन, क्योंकि हम लोग कहते हैं ना कि आपके मोबाइल में कितने गाने हैं, कोई बोलता है मेरे मोबाइल में 50 गाने हैं, कोई बोलता है मेरे मोबाइल में 30 गाने हैं, कोई बोलता है 150 गाने हैं, कोई बोलता है 200 गाने मेरे मोबाइल में डाउनलोड है। तो मतलब कि इसे गिन सकते हैं, तभी तो हम काउंटेबल नाउन पे हम लोग जा सकते हैं। तो जब काउंटेबल नाउन होगा तो काउंटेबल नाउन में मेरा 2 होता है, एक कॉमन और एक कलेक्टिव। अब आप यहाँ से बताओ ये कॉमन होगा या कलेक्टिव होगा, तो आप कहोगे ये कलेक्टिव नाउन होगा। क्यों, क्योंकि गाने का तो हमेशा कलेक्शन रहता है आपके मोबाइल की गैलरी में, राइट। तो चीज़ों को देखो आप किस तरीके से आसानी से पकड़ पा रहे हो कि वो कौन सा नाउन है। आ जाओ म्यूज़िक पे, देखो ये सब वर्ड बहुत 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 कन्फ्यूज़न करते हैं। यदि आपकी बेसिक क्लियर नहीं है तो आगे जाके बहुत दिक्कत होता है, इसीलिए मैं 0 लेवल से उठा रहा हूँ। प्लीज़ इसे हल्के में मत लेना है कि बहुत ईजी है सर, फॉरवर्ड करके पढ़े जा रहे लास्ट में फिर जाके आपको टफनेस लगेगी, ठीक है। तो चीज़ों को आराम से देखो, ज़्यादा बड़ा लेक्चर मेरा नहीं जाएगा, नाउन छोटा ही चैप्टर है, ज़्यादा बड़ा नहीं जाएगा, सिर्फ रटने वाली चीज़ें इसमें, और मैं उसे बहुत आसान बनाने का कोशिश करूँगा और सबसे बेहतर लेक्चर बनाने की कोशिश करूँगा। बस आप वीडियो को देखते चले जाओ। मैं म्यूज़िक की बात करूँ तो म्यूज़िक क्या आपका काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, एक बार सोचो। म्यूज़िक, मान लो इस गाने का म्यूज़िक बहुत अच्छा है, ठीक है, आप कह सकते हो कि इस म्यूजिक का जो गाना है वो 3 अच्छा है और जो 10 है वो अच्छा नहीं है, ऐसा कहीं बोलते हो नहीं। इसका मतलब कि क्या है, ये आपका अनकाउंटेबल नाउन है। म्यूज़िक क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है। जब ये अनकाउंटेबल नाउन है तो क्या आप म्यूजिक को देख सकते हो, म्यूजिक को देख सकते नहीं, म्यूजिक को आप फिल कर सकते हो। तो जिसको फिल किया जा सके वो क्या होता है, आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अभी मैंने पढ़ाया भी था कि जिसे देखा नहीं जा सके, सिर्फ महसूस किया जा सके, वो क्या होता है, मेरा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आ जाओ आते तीसरे स्टार पे, ये भी बहुत अच्छा है, आपको कंफ्यूज करने वाला। बहुत लोग बोलते हैं कि सर स्टार जो है वो क्या है, आपका अनकाउंटेबल नाउन है। क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। भाई मेरे बात बताओ, आपने सप्तऋषि तारा का नाम सुना है। सप्तऋषि तारा इस तरीके का होता है आपका, चम्मच के आकार का होता है। किस आकार का होता है आपका, चम्मच के आकार का होता है ये सप्तऋषि तारा। बचपन में हम लोग देखते थे ना, जब लाइन कट जाती थी छत पे जाते थे और तारे को गिनते थे और वहाँ पे देखते थे सप्तऋषि तारा, ये इस तरीके का शेप में रहता था, चम्मच के आकार का, और साइंस में भी आपने देखा होगा। तो मैं पूछूँ सप्तऋषि तारा कितनी तारे से बना, तो आप कहोगे 7। तो इसका मतलब ये निकला कि तारे को हम लोग काउंट कर सकते हैं, तभी तो उसे सप्तऋषि तारा कहते हैं। तो काउंट कर सकते हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका काउंटेबल नाउन, ठीक है। क्या हो गया आपका काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन में क्या होता है, एक कॉमन होता है, एक कलेक्टिव होता है। अब बताओ ये क्या होगा, कॉमन होगा या कलेक्टिव होगा, तो आप कहोगे सर ये कलेक्टिव नाउन होगा। क्यों, क्योंकि ये तो कलेक्शन है 7 का, राइट। तो जो चीज़ें मैं आपको बताना चाहता था बेसिकली, आप उन चीज़ों को देखोगे तो सबसे पहला कोई नाउन को पहचानने का क्या है कि आप उसे काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन में सबसे पहले आप उसे देख लो। उसके बाद आप देखो कि वो प्रॉपर है, कॉमन है, कलेक्टिव है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, वो कौन सा नाउन है, उसके बाद उसे आप आसानी से पहचान सकते हो, राइट। तो इस तरीके से आप किसी नाउन को पहचानोगे, और बहुत सारे बुक हैं, आप उसे प्रैक्टिस करो कि ये नाउन कौन सा है। बच्चे बहुत सारे बुक, छोटे छोटे बुक में बच्चे को पूछे रहते हैं। आगे हम लोग इस पर प्रैक्टिस भी, देखो एग्जाम में आपसे नहीं पूछने वाला है कि कौन प्रॉपर है, कौन कॉमन है, कौन कलेक्टिव है। आपको ये क्वेश्चन बनाने में मदद करेगा। आगे किस तरीके से मदद करेगा आप देखते चले जाओ, बस बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है। चलो आगे चलते हैं हम लोग। देखो हाउ टू आइडेंटिफाई नाउन, नाउन को हम किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखो 100% में से 90% जो वर्ड होते हैं जिसमें एस या ईएस लगा सके, जैसे बुक को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बुक्स। बुक को क्या लिख सकते हैं, बुक्स, राइट। स्टार को क्या लिख सकते हैं हम लोग, स्टार्स, राइट। इसी तरीके से बहुत सारा, कॉपी को क्या लिख सकते हैं, कॉपीज़।
तो जो ऐसा वर्ड जिसमें एस या ईएस लगा के उसे सिंगुलर से हम लोग प्लूरल बना सकते हो तो वो क्या होते हैं, हमारे नाउन होते हैं। एक बेसिक तरीका पहचानने का, देखो ये कोई बुक में लिखा नहीं मिलेगा, अपना देसी जुगाड़ है। और कैसे होगा इसका आगे मैं बताते जाऊंगा सारा कुछ। तो जिसमें एस या ईएस लगा के प्लूरल बनाया जा सके वो क्या हो जाता है, मेरा नाउन हो जाता है। सारे वर्ड नहीं, 90%। अब राम में आप राम्स नहीं कर सकते हो, ताजमहल को ताजमहल्स नहीं बना सकते हो, ठीक है, इसलिए मैंने 90% लिखा है। सारे वर्ड नहीं, कुछ जो होते हैं वर्ड उसमें एस ई एस लगा दिया जाए तो वो प्लूरल बना दे, क्योंकि एडजेक्टिव भी होते हैं, वर्ब भी होते हैं, आपके एडवर्ब भी होते हैं। तो आपको एस ई एस जिसमें लगा के प्लूरल बनाया जा सके वो क्या हो जाता है, ज़्यादातर आपके नाउन होते हैं, ठीक है। चलते हैं मेन आ गया। अब देखो हम लोग सीखेंगे कि नाउन का काम क्या क्या होता है। सबसे पहले तो हम लोग ने नाउन के डिफिनेशन को देखा, ठीक है, फिर नाउन के टाइप्स को देखा, नाउन को पहचानना सीखा। अब हम लोग देखेंगे नाउन का काम क्या क्या होता है, ठीक है। तो नाउन की मैं काम को बोलूँ तो ये वर्ब का, किसका, वर्ब का मैं बात करूँ, वर्ब क्या होता है, ठीक है। तो वर्ब क्या होता है, जो आपको वर्ब से क्या बनता है, वर्ब से बनती है वर्ब की फॉर्म, ठीक है। जैसे आप पढ़ते होगे ना, V1 V2 V3 ईटैट ईटैन गो वेंट गोन, ठीक है। वर्ब से क्या बनता है, वर्ब की फॉर्म। वर्ब की फॉर्म से क्या बनती है, आप टेंस, क्या बनती है आपकी टेंस। अब वर्ब आपको पता चल गया कि V1 है, V2 है, V3, तो आप बता सकते हो, क्योंकि V1 प्रेजेंट को बताता है, ये पास्ट को बताता है और ये फ्यूचर को बताता है। तो वर्ब से क्या पता चला, वर्ब की फॉर्म। वर्ब की फॉर्म से क्या पता चला, टेंस। फिर टेंस से क्या पता चला आपको, टाइम का, कि वो समय को बता रहा है कि ये समय, ये काम कब हो रहा है, भविष्य में, भूत में या वर्तमान में, ठीक है। तो ये वर्ब जो होता है काफ़ी इफेक्टिव होता है आपको वर्ड को पहचानने में। क्यों, क्योंकि वर्ब वर्ब की फॉर्म को बताता है, फिर ये टेंस को बताता है, फिर हमें ये समय को बताता है, ठीक है। हम लोग आते हैं बेसिक जो हम लोग पढ़ना चाह रहे थे। तो वर्ब का काम, सॉरी, वो नाउन का काम क्या क्या होता है। नाउन सब्जेक्ट बनने का काम करता है, ऑब्जेक्ट बनने का काम करता है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बनने का काम करता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनने का काम करता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनने का ये काम करता है। क्या क्या काम करता है, सब्जेक्ट बनना, ऑब्जेक्ट बनना, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बनना, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनना और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनना, ठीक है। और कुछ एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूँ, ईजी एग्जाम्पल लिखता हूँ, आई एम गोइंग टू मार्केट, ठीक है। देखो मैं सेंटेंस को आपको पार्ट ऑफ स्पीच में भी ब्रेक करना सिखाऊंगा कि वर्ब क्या होता है, मेन वर्ब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, क्योंकि आपका बेसिक है, ठीक है। ये सब देखो, जब भी सेंटेंस को आपको ब्रेक करना हो तो सबसे पहले आप देखो कि आपका यहाँ पे मेन वर्ब कौन है। तो मेन वर्ब की मैं बात करूँ तो एक चीज़ देखो मैं बताता हूँ, इस सेंटेंस को ब्रेक करने से पहले कुछ छोटी छोटी 2-3 चीज़ें हैं। एक सेंटेंस को कंप्लीट होने के लिए मेन वर्ब और सब्जेक्ट होना जरूरी है। बिना सब्जेक्ट और बिना मेन वर्ब का आपका सेंटेंस नहीं हो सकता है। ऑब्जेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन सब्जेक्ट और मेन वर्ब होना आपका कंपलसरी है। इसके बिना सेंटेंस नहीं होगा। अब आप कहोगे सर ये क्या सब्जेक्ट बोलना है, मेन वर्ब बोलना है, सब आएंगे भाई, एक एक चीज़ों पे हम लोग आएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग ढूंढते हैं मेन वर्ब को पहचानना। आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, वर्ब की फॉर्म की मैंने बात की, गो वेंट गोन, ईट एट इटन, ठीक है, अराइव अराइव्ड अराइव्ड। तो जो वर्ब तीनों फॉर्म में टूट जाए, ठीक है, कोई भी छोटे से कोई भी बुक उठा लेना, नहीं तो आप गूगल में जाना, वर्ब की फॉर्म की सीट आप सर्च करना, पूरी वर्ब की आपकी सीट मिल जाएगी, ठीक है, आप उसे कॉपी में लिख लो। तो जो भी वर्ब तीनों फॉर्म में टूट जाए वो हमेशा क्या कहलाता है, मेरा मेन वर्ब। जैसे गो को क्या टूटेगा, गो वेंट गोन, मतलब कि ये तीनों फॉर्म में टूट सकता है, तो ये क्या कहलाएगा, मेरा मेन वर्ब। सेंटेंस में सबसे पहले हम लोग मेन वर्ब को ढूंढते हैं। अब देखेंगे कि ये गोइंग मतलब क्या होता है, जाना, ठीक है, गो मीन्स क्या होता है, जाना। तो ये जाने का काम कर कौन रहा है, एक बात बताओ, इस सेंटेंस में जाने का काम कौन कर रहा है, आई कर रहा है। आई मतलब क्या होता है, मैं। जाने का काम कौन कर रहा है, आई कर रहा है। तो आई क्या बनेगा आपका, सब्जेक्ट। आई क्या बनेगा, सब्जेक्ट। जो वर्ब को डूअर होता है, क्या होता है, वर्ब का डूअर। डूअर मतलब होता है उसको करने वाला, ठीक है, उस काम को करने वाला डूअर होता है, ठीक है। ये हो गया डूअर। एम क्या होता है, आपका हेल्पिंग वर्ब होता है। मैं इसे आगे अभी बताऊंगा आपको, आप अभी लिख लो, ये एम क्या आपका हेल्पिंग वर्ब, जस्ट अभी आपको मैं बता दूंगा, ठीक है, इस सेंटेंस को ब्रेक करने के बाद। टू क्या होता है, प्रीपोजिशन। टू हो गया, फ्रॉम हो गया,
बहुत सारे वर्ड आपको मिलेंगे अभी, ठीक है। तो आप अपने कॉपी के लास्ट में एक पेज ही बना लो, जो भी प्रीपोजिशन आएंगे आप उसमें नोट करते रहना, ठीक है। बहुत सारे ऐसे ऐसे प्रीपोजिशन मिलेंगे जिससे आपने कभी सुना भी नहीं होगा नाम, सुना तो होगा लेकिन आपको पता नहीं हो। जैसे अगेंस्ट, अगेंस्ट भी आपका एक प्रीपोजिशन है, राइट। तो हर चीज़ों को बताएंगे, छोटी से छोटी चीज़ों को आप लिखते चले जाओ। प्रीपोजिशन के बाद यदि कोई भी नाउन आपको नज़र आए तो वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहलाता है। किसका? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं। प्रीपोजिशन के बाद आने वाला जो भी नाउन होगा वो क्या कहलाएगा? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो ये सेंटेंस को देखो, हमने पार्ट ऑफ स्पीच में ब्रेक किया। गोइंग किया हो गया मेरा मेन वर्ब, एम किया हो गया हेल्पिंग वर्ब, आई क्या बना मेरा सब्जेक्ट, टू क्या बना प्रीपोजिशन, मार्केट क्या बना प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखो मैंने आपको बोला था कि मैं हेल्पिंग वर्ब आपको यहाँ पे बता देता हूँ क्या क्या होता है, ठीक है। मैं इसे रफ कर लेता हूँ। हेल्पिंग वर्ब, देखो जो लोग जानते हैं बहुत अच्छी बात है, जो नहीं जानते हैं वो देख लीजिए। हेल्पिंग वर्ड जो रहता है इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला एक बी की फॉर्म में, ठीक है, एक बी की फॉर्म में। दूसरा हैव, ठीक है। और तीसरा होता है आपका डू की फॉर्म में। बी की फॉर्म में यदि मैं बात करूं तो इसके अंदर आता है आपका इज, एम, आर, वाज, वेयर। ये सारे के सारे क्या होते हैं आपके WERE, ये सारे के सारे क्या होते हैं? बी की फॉर्म होते हैं। हैव की फॉर्म की बात करो तो इसमें होता है हैज़, हैव, हैड, राइट। डू की फॉर्म करूँ तो इसमें होता है डू, डज और डिड। ये सारे के सारे क्या होते हैं? आपके हेल्पिंग वर्ब होते हैं, ठीक है। अब देखो ये बात यहीं ख़त्म नहीं होती, इसका एक बहुत बड़ा यूटिलाइज है, ठीक है। आप तो सबसे पहले देख लो, ये बी की फॉर्म में टूटती है, हैव की फॉर्म में टूटती है और डू की फॉर्म में टूटती है। इज, एम, आर, वाज, वर क्या हो गया आपका? बी की फॉर्म हो गई। हैज़, हैव, हैड क्या हो गया आपका? हैव की फॉर्म हो गई। और डू, डज, डिड क्या हो गया आपकी? डू की फॉर्म हो गई। पता है ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। ये मेन वर्ब बनने का भी काम करती है, पता है आपको? ये कभी कभी मेन वर्ब भी बन जाती है। तो आप कहोगे सर हेल्पिंग वर्ब तो मैंने सुना था कि ये हेल्पिंग वर्ब बनती है, लेकिन ये मेन वर्ब कब बनती है? तो मैं बताता हूँ कि ये मेन वर्ब आपकी कब बन सकती है। जैसे मैं एक सेंटेंस यहाँ पे लिखता हूँ, सेंटेंस में ये लिख रहा हूँ, आई एम टीचर, आई एम टीचर। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि एक सेंटेंस में सब्जेक्ट और मेन वर्ब होना जरूरी है, इसके बिना आपकी सेंटेंस नहीं हो सकती। आप एक बार सेंटेंस को यहाँ पे पॉज करो वीडियो को, एक बार सेंटेंस को आप ब्रेक करने की कोशिश करो, ठीक है। एक बार कोशिश करो आप, कोशिश करने से क्या होता है ना, वो चीज़ें याद रहेगी आपको हमेशा, ठीक है। उम्मीद करता है आप किए होंगे। अब मैं बताता हूँ कि इसको ब्रेक कैसे करेंगे। सबसे पहले मैंने कहा था आप मेन वर्ब को ढूंढो। आप कहोगे सर यहाँ तो मेन वर्ब दिख नहीं रहा है जो तीनों फॉर्म में टूट जाए, ईट, एट, इट एंड गो एंड गोन, इस तरीके का तो कुछ है नहीं यहाँ पे वर्ड। तो हम लोग क्या करते हैं कि हेल्पिंग वर्ब को हम लोग मेन वर्ब मान सकते हैं, बट कंडीशन ये है कि जब सेंटेंस में आपका मेन वर्ब नहीं दिया हुआ हो तो हम हेल्पिंग वर्ब को मेन वर्ब मान सकते हैं। मैंने क्या कहा? यदि कोई सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं दे रखा हो तो हम हेल्पिंग वर्ब को मेन वर्ब मान सकते हैं। तो आई क्या हो गया आपका? सब्जेक्ट। टीचर की बात करूँ तो ये क्या होगा? आप कहोगे ऑब्जेक्ट, मैं कहूँगा नहीं। अब मेरी दूसरी चीज़ आप ध्यान रखना, यदि आप हेल्पिंग वर्ब को मेन वर्ब मान रहे हो तो आने वाला ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। मैंने क्या कहा? जब हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब बन के आ जाता है तो आने वाला ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है? मेरा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहला जाता है, ठीक है। तो मैं यहाँ से 2-3 चीज़ आपको बताया। सब्जेक्ट पहचानना, सब्जेक्ट क्या होता है? जो वर्ब का डूअर होता है। जैसे गोइंग, जाने का काम कौन कर रहा था? आई, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? अभी मैंने नहीं बताया, मैं आपको वहाँ भी बताऊँगा। प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट आपकी क्लियर हो गई होगी। प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन जो भी होता है प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहलाता है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आपको समझ में आ गया होगा। जब हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब बन के आता है तो उसके बाद आने वाला ऑब्जेक्ट मेरा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाता है, राइट। और ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो है ये आपको अभी मैं नहीं पढ़ाऊँगा, ये आने वाला वक्त जब आगे होगा तो धीरे धीरे मैं आपको बता दूंगा। तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आपको अभी नहीं पढ़ना, ये आगे आएगा, मैं पढ़ाऊँगा। अभी धीरे धीरे आगे बढ़ना है, एक बार में डोज नहीं लेना। तो सब्जेक्ट समझ गए आप, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट समझ गए, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट समझ गए।
ठीक है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है आपका, यदि कोई हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब बन के आता है तो उसके बाद आने वाला ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। अब मैं समझा देता हूँ ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट के लिए भी एक सीधा सा एग्जाम्पल जो बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, आई ईट अ मैंगो, राइट। आई ईट अ मैंगो मैं लिखूँ और इसे मैं कहूँ ब्रेक करने के लिए, तो आप तो सबसे पहले मैं सिखाया हूँ ईट एट ईटन, जो वर्ब के तीनों फॉर्म में टूट जाओ, तो ये हो गया मैंगो मेन वर्ब, ईट हो गया आपका मेन वर्ब। खाने का काम कौन कर रहा है, आई, तो आई क्या बना आपका सब्जेक्ट। मेन वर्ब से व्हाट या होम का जो रिप्लाई होता है, व्हाट या होम का रिप्लाई वो हमेशा ऑब्जेक्ट कहलाता है। मैं पूछूं आई ईट व्हाट, आई ईट व्हाट, मैं क्या खा रहा हूँ, मैंगो खा रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा इस मेन वर्ब का। तो हमेशा व्हाट या होम का जो रिप्लाई होता है मेन वर्ब से वो आपका ऑब्जेक्ट कहलाता है। समझ जाओगे आप, वर्ब से व्हाट या होम का रिप्लाई क्या कहलाता है, आपका ऑब्जेक्ट कहलाता है। इसी चीज़ों को मैं आगे आके आपको लिख दिया हूँ कि सब्जेक्ट दो, वर्ब से वर्ब की फॉर्म पता चलती है, वर्ब की फॉर्म से टेंस का पता चलता है, टेंस से आपकी टाइम का पता चलता है। मैं सब्जेक्ट की बात करूँ तो सब्जेक्ट क्या होता है, जो एक्शन का डूअर हो। एक्शन क्या होता है, वर्ब, जो वर्ब का डूअर हो वो क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट कहलाएगा। वर्ब क्या होता है, ऐसा एक्शन जो कार्ड को रिप्रेजेंट करता हो, सबसे साधारण भाषा जो तीनों फॉर्म में टूट जाए। आपसे कोई डिफिनेशन एग्जाम में नहीं पूछने वाला है, आपको बस पहचान में आना चाहिए कि कौन मेन वर्ब है, तो जो तीनों फॉर्म में टूट जाए। ऑब्जेक्ट की बात करूं तो जो वर्ब से व्हाट या होम का रिप्लाई होता है वो क्या कहलाता है, आपका ऑब्जेक्ट कहलाता है। प्रीपोजिशन की मैं बात करूं तो प्रीपोजिशन क्या होता है, इट रिलेट्स अ नाउन और प्रोनाउन विद अदर वर्ड्स और ए सेंटेंसेस, ठीक है। तो साधारण भाषा में बोलूं प्रीपोजिशन का काम क्या होता है, तो प्रीपोजिशन अपने वर्ड, आपका मान लो कोई सेंटेंस है उसमें लेंथ को बड़ा करना है। जैसे मैं बोलूँ आई एम गोइंग टू मार्केट, गोइंग, आई एम गोइंग मैं जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, टू मार्केट। टू क्या हुआ आपका प्रीपोजिशन, आई एम गोइंग टू मार्केट, कब जा रहा हूँ, इन इवनिंग। इन क्या हो गया आपको प्रीपोजिशन, कितने बजे जा रहा हूँ, एट 7 PM। तो आप देख रहे हो ये प्रीपोजिशन आपका क्या कर रहा है, सेंटेंस में लेंथ को बढ़ाने के लिए काम करता है। बस प्रीपोजिशन का यही है। और जब हम लोग प्रीपोजिशन मेन चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें जानेंगे डिटेल में कि क्वेश्चन कैसे कैसे आता है। प्रीपोजिशन समझ गए। प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो प्रीपोजिशन के बाद आने वाला कोई भी नाउन या प्रोनाउन क्या कहलाता है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहलाता है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जो सब्जेक्ट के बारे में बताता हो, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। और कब होता है, जब हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब बन के सेंटेंस में आता हो तो क्या बन जाता है, आगे मेरा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन जाता है। जैसे मैंने यहाँ बताया था ना, आई एम टीचर, तो ये टीचर कब बना सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, जो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब बन के आया। तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या करता है, सब्जेक्ट को रिलेट करता है। ये टीचर कौन है, आई, मैं ही तो हूँ, तो ये सब्जेक्ट को रिलेट करने का भी काम आता है, ठीक है। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट मैं तो अभी बताया नहीं हूँ, मैं आगे बताऊँगा। लिंकिंग वर्ब क्या होता है, तो एक चीज़ मैंने आपको यहाँ पे बताना भूल गया कि हेल्पिंग वर्ब क्या है आपका, बी की फॉर्म होती है, हैव की फॉर्म होती है और डू की फॉर्म होती है। ये हेल्पिंग वर्ब बनने का काम करते हैं, मेन वर्ब बनने का भी काम करते हैं। हेल्पिंग वर्ब कैसे बनते हैं आपको पता चल गया, और ये मेन वर्ब कैसे बनते हैं इसका जवाब भी मिल गया, ठीक है। और ये जो आपकी बी की फॉर्म होती है ना, ये लिंकिंग वर्ब बनने का भी काम करती है। क्यों, क्योंकि ये सब्जेक्ट और उसके कॉम्प्लीमेंट को लिंक करती है। क्या करती है, इसके सब्जेक्ट और इसके कॉम्प्लीमेंट को लिंक करती है। तो आप देख रहे हो आई टीचर, मैं ही तो टीचर हूँ, तो देखो इसको लिंक करने का काम कर रहे हैं कि नहीं। तो इसी को कहते हैं लिंकिंग वर्ब। आपको बहुत जगह मिलेगा लिंकिंग वर्ब क्या होता है। तो याद रखना, जो सब्जेक्ट और उसके कॉम्प्लीमेंट को लिंक करना हो। आपने कभी वर्ड पहले सुना था कि कॉम्प्लीमेंट नाम का भी चीज़ होता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट? नहीं, क्योंकि लोग रट्टा मंगवाते हैं, रूल बता देते हैं, उसे याद करवा देते हैं। मैं कोई रूल नहीं पढ़ाऊँगा, सबका बेसिक, सबकी जो होता है एक लॉजिकल तरीका, मैं वो बताने की आपको कोशिश करूँगा, ठीक है। तो आई टीचर एक दूसरे को क्या कर रहा है, लिंक कर रहा है, इसलिए ये लिंकिंग वर्ब है। तो आपको लिंकिंग वर्ब भी यहाँ से पता चल गई, ठीक है। आप एक एक चीज़ को फिर से देख लो, अपने नोट्स बनाते चले जाओ और आगे चलते हैं हम लोग इस पे टॉपिक पे, ठीक। यहाँ से देखो कुछ क्वेश्चंस हैं, हम लोग उस पर प्रैक्टिस करते हैं और देखते हैं और सीखते हैं कि क्वेश्चन में कैसे कैसे। यहाँ पे मेनली देखो एरर नहीं है आपका, ये जो क्वेश्चन है 1 से लेकर 6 तक, ये आपका एरर नहीं है। ये आपको सेंटेंस को पार्ट ऑफ स्पीच में ब्रेक करना है, क्योंकि जितना आपने अभी तक पढ़ा है क्या वो आप सीखे हो कि नहीं सीखे हो। हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ये सब बन सकता है, ठीक है, मैंने जैसे बताया था। तो बी के फॉर्म में इज, एम, आर, वाज वर्ब भी होता है, बीन और बीइंग भी होता है, ठीक है। तो बीन और बीइंग भी होता है, पढ़ेंगे आगे जाके। बस अभी ये सीख लो, इज, एम, आर, वाज वर्ब जो होता है आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है, बीन और बीइंग भी होता है, ठीक है।
यहाँ पे मैंने लिखा भी है, जब बी की फॉर्म मेन वर्ब बन के आती है सेंटेंस में तो उस सेंटेंस का एक्शन नहीं होता है, जब एक्शन नहीं होगा तो ऑब्जेक्ट नहीं होगा, ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनेगा। अब देखो यहाँ मैं एक और चीज़ आपको बता देता हूँ, जो वहाँ मैंने लिखा उसे क्लियर कर दूँ। जैसे मैंने लिखा था यहाँ पे आई एम टीचर, ठीक है। मेन वर्ब जो होता है वो क्या होता है, जो एक्शन को रिप्रेजेंट करता हो। मेन वर्ब क्या होता है, जो एक्शन को रिप्रेजेंट करता हो। ईट हो गया, गो हो गया, वॉक हो गया, ये सारे के सारे क्या हो जाता है, इसमें एक्शन होता है, एक्शन होता है, कार्य होता है, तो ये मेरे मेन वर्ब कहलाते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो है आई एम टीचर, एक बार सोचो आप, क्या इस सेंटेंस में एक्शन हुआ कि नहीं हुआ। मैं ये कह रहा हूँ कि इस सेंटेंस को आप एक बार पढ़ो, आई एम टीचर, क्या इस सेंटेंस में एक्शन हुआ या नहीं हुआ। आपका जवाब आएगा नहीं, इस सेंटेंस में एक्शन नहीं हो रहा, सिर्फ किसी के बारे में बताया जा रहा है कि मैं एक टीचर हूँ, आई एम टीचर। तो इस सेंटेंस में एक्शन नहीं हो रहा, बस किसी चीज़ों के बारे में बताया जा रहा है। तो ऐसा सेंटेंस जब क्या हो, किसी चीज़ के बारे में बताया जा रहा हो, तो वो क्या हो जाता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन के सेंटेंस में आता है, ठीक है। तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बेसिकली कहाँ आता है, जब उसमें एक्शन नहीं हो रहा हो। तो आप सीधा कहोगे कि इसमें तो एक्शन हो नहीं रहा है, तो जब एक्शन नहीं होता है तो हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में लिखते हैं, ठीक है। तो जितने भी आप देखोगे ना इस तरीके का, जब हेल्पिंग वर्ब आपका मेन वर्ब बन के आ रहा है तो उसमें एक्शन नहीं होता वहाँ पर, ठीक है। वर्ब में हम लोग डिटेल से जाएंगे, वर्ब में हम लोग इसको डिटेल से पढ़ेंगे, अभी बस इतना आप सीख लो, राइट। तो आगे चलते हैं, हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। रोहन बाउट ए गिटार फ्रॉम पटना सिटी। सबसे पहले मैंने सेंटेंस में क्या कहा था, आप मेन वर्ब ढूंढोगे, तो आप कहोगे बाउट क्या हो गया मेरा मेन वर्ब, बाई, बाउट, बाउट, बाउट क्या हो गया आपका मेन वर्ब। और ख़रीदने का काम कौन कर रहा है, रोहन, रोहन क्या है, इसका डूअर है, तो जो डूअर है तो ये क्या बना आपका सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट कैसे ढूंढते हैं हम लोग, जब मेन वर्ब से व्हाट या होम का रिप्लाई होता है वो क्या कहलाता है, मेरा ऑब्जेक्ट कहलाता है। मैं पूछूँ रोहन बाउट व्हाट, तो आप कहोगे रोहन बाउट गिटार, यही होगा ना इसका आंसर, रोहन बाउट व्हाट, व्हाट या होम का रिप्लाई होता है, तो गिटार क्या होगा, इस मेन वर्ब का मेरा ऑब्जेक्ट होगा। और एक सेंटेंस में हमेशा सब्जेक्ट और मेन वर्ब मैंडेटरी होना चाहिए, ठीक है। ऑब्जेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन सब्जेक्ट और मेन वर्ब मेरा होना चाहिए। बहुत सारे सवाल आपके मन में उठ रहे होंगे अभी कि सर आप बोल रहे हो ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, कैसे नहीं हो सकता, राइट। तो आप बस सुनो मेरी बातों को, जो मैं बता रहा हूँ। मैं बेसिक का एक वीडियो बनाऊँगा, करीबन वो 8 लेक्चर होगा आपका, और उसमें पूरी डिटेल रहेगी, पूरी बेसिक में डिटेल रहेगी कि कब ऑब्जेक्ट होता है, कब ऑब्जेक्ट नहीं होता, ट्रांजिटिव क्या होता है, इंट्रांजिटिव क्या होता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, मैं सारी चीज़ें उसमें आपको बता दूंगा, ठीक है। फ्रॉम क्या होता है आपका, प्रीपोजिशन होता है, ठीक है। प्रीपोजिशन के बाद जो भी नाउन आता हो वो क्या कहलाता है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहलाता है, राइट। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, सिंग, सैंग, संग, तो वर्ब की तीनों फॉर्म में टूट गया, तो ये क्या हो गया मेरा मेन वर्ब। सैंग मीन्स क्या होता है, गाना, तो गाने का काम कौन कर रहा है, अजय, तो अजय क्या हो गया, इसका डूअर हो गया, जो डूअर हो गया तो ये क्या हो गया, इसका सब्जेक्ट हो गया, राइट। अजय सैंग व्हाट, मैं पूछूं अजय सैंग व्हाट, तो आप कहोगे सॉन्ग, तो सॉन्ग क्या बना, इसका ऑब्जेक्ट बना। फॉर क्या बना आपका, प्रीपोजिशन बना। प्रीपोजिशन के बाद यदि कोई नाउन आता हो, मधु क्या आपका नाउन है, मैं पूछूं कौन सा नाउन है, तो आप कहोगे सर ये प्रॉपर नाउन है। अभी हम लोग तुरंत पढ़े थे ना नाउन की टाइप्स को। मैं पूछूं पटना सिटी कौन सा नाउन है, पटना सिटी कौन सा नाउन है, तो आप क्या कहोगे, कौन सा नाउन है, एक बार सोच, आपका प्रॉपर नाउन है। कहीं किसी का शहर का नाम होता है, जगह का नाम होता है, क्योंकि पटना सिटी तो एक ही है, पटना सिटी दो नहीं हो सकती, राइट। रोहन क्या है, इसी तरीके से आपका ये प्रॉपर नाउन है। अजय की बात करूँ तो ये प्रॉपर नाउन है, ठीक है। अमन स्कॉल्डेड सोहन, स्कॉल्ड मीन्स क्या होता है, डांटना, तो स्कॉल्ड, स्कॉल्डेड, स्कॉल्डेड, ये क्या हो गया आपका मेन वर्ब, ठीक है। डांटने का काम कौन कर रहा है, अमन, तो अमन क्या है, इसका डूअर, तो ये क्या बना आपका सब्जेक्ट। अमन स्कॉल्डेड होम, देखो होम किसके लिए यूज होता है, इंसान के लिए। वाट किसके लिए यूज होता है, किसी चीज़ या किसी वस्तु के लिए, ठीक है, राइट। तो यहाँ पे स्कॉल्डेड क्या बना मेरा मेन वर्ब, अमन क्या बना सब्जेक्ट। अमन स्कॉल्डेड होम, होम किसके लिए यूज होता है, इंसान के लिए, तो ये होम का है रिप्लाई, तो होम क्या बना इसका ऑब्जेक्ट, ठीक है। वाट का रिप्लाई क्या होता है, कोई नॉन लिविंग थिंग्स होती है, कोई वस्तु होती है, होम इंसान के लिए यूज होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे वाट या होम हमेशा कहा। यहाँ पे चले आओ 4 में आते हैं, पंकज एट अ केक, ईट एट ईटन, आप पढ़ते आए हो बचपन से, तो ये क्या हो गया आपका मेन वर्ब। खाने का काम कौन कर रहा है, पंकज, तो पंकज क्या बना आपका सब्जेक्ट। कौन सा नाउन, प्रॉपर नाउन।
पंकज 8 वाट, मैं पूछूँ पंकज 8 वाट तो आप कहोगे केक, तो केक क्या बना आपका ऑब्जेक्ट, राइट। अमन इज सिंगिंग अ सॉन्ग, सिंग, सैंग, संग, ये भी वर्ब के तीनों फॉर्म में टूट सकता है, तो ये क्या हो गया आपका मेन वर्ब, राइट। ये क्या बना आपका हेल्पिंग वर्ब, इज क्या होता है हेल्पिंग वर्ब, हम लोग पढ़े थे बी की फॉर्म होती है। गाने का काम कौन कर रहा है अमन, तो अमन क्या बना आपका सब्जेक्ट, ठीक है। मैं पूछूँ अमन सिंगिंग व्हाट, अमन सिंगिंग व्हाट, अमन सिंगिंग व्हाट सॉन्ग, अमन गाना गा रहा है, तो इस मेन वर्ब का क्या बना ये ऑब्जेक्ट बना, ठीक है। इसी तरीके से चले आओ इसमें रोहन इज़ अ टीचर, यहाँ पे बताओ ये क्या होगा, आप कहोगे सर मेन वर्ब तो नज़र नहीं आ रहा, तो वही वाली चीज़ें हो जाएंगी, जब हेल्पिंग वर्ब आपकी मेन वर्ब भी बन सकती है तो आपको मेन वर्ब तो सेंटेंस में होना जरूरी है, मैंने अभी तुरंत आपको बताया था मेन वर्ब होना सेंटेंस में जरूरी है, तो हमें हेल्पिंग वर्ब को मेन वर्ब मानना पड़ेगा। रोहन क्या बन जाएगा आपका सब्जेक्ट, ठीक है। अब टीचर को क्या बना दूँ ऑब्जेक्ट, तो आप कहोगे नहीं, आपने मना किया था सर, आपने कहा था हेल्पिंग वर्ब को यदि हम मेन वर्ब मान रहे हो तो आने वाला ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाता है, और मैंने बताया भी था ऐसा क्योंकि इस सेंटेंस में कोई एक्शन नहीं हो रहा है, इस सेंटेंस में कोई एक्शन नहीं हो रहा है, सिर्फ बताया जा रहा है कि रोहन क्या है एक टीचर है, राइट। इसीलिए क्या बना ये एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बना, और ये लिंकिंग वर्ब का भी काम कर रहा है क्योंकि रोहन और टीचर एक दूसरे को लिंक कर रहा है, क्योंकि रोहन ही तो टीचर है, रोहन ही जो तो टीचर है, राइट। तो इस तरीके से हम लोग क्या किए नाउन के बेसिक को आज हम लोग देखें, आज वीडियो को इतना ही रखेंगे। आज हम लोगों ने बेसिक देखा नाउन का कि नाउन क्या होता है, नाउन के टाइप्स क्या क्या होते हैं, आओ एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। हम लोगों ने क्या क्या देखा आज, हम लोगों ने देखा नाउन का डेफिनेशन, नाउन के टाइप्स देख लिए, काउंटेबल और अनकाउंटेबल के टाइप्स में हम लोग इसे डिवाइड कर लिए, और किस तरीके से किसी वर्ड को नाउन में पहचानते हैं उसका तरीका सीखे। सबसे पहले काउंटेबल अनकाउंटेबल में डिवाइड करो, उसके बाद नाउन के टाइप्स में आप चले जाओ, जिसमें एस लग जाता हो वो क्या हो जाता है आपका 90% केस में नाउन कहलाता है, ठीक है। फिर हम लोगों ने क्या देखा नाउन का काम देखा, सब्जेक्ट बनना, ऑब्जेक्ट देखना, प्रोपोजिशन ऑब्जेक्ट बनना, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनना और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनना। सब्जेक्ट क्या होता है वर्ब का डूअर होता है, सब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है वर्ब से व्हाट या हुम का रिप्लाई ऑब्जेक्ट होता है। प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट क्या होता है प्रीपोजिशन के बाद आने वाला कोई भी नाउन प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहलाता है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है यदि कोई हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब बन के आ रहा हो उसके बाद आने वाला ऑब्जेक्ट मेरा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन जाता है, और वैसे सेंटेंस में कोई एक्शन नहीं होता है। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट मैंने अभी नहीं बताया है, वो आने वाले वक्त में मैं बता दूंगा। फिर मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब बताया, हेल्पिंग वर्ब 3 टाइप के होते हैं, बी की फॉर्म, हैव की फॉर्म, डू की फॉर्म। बी की फॉर्म में होते इज, एम, आर, वाज, वर, बीन और बीइंग, उधर लिखा हुआ था। हैव की फॉर्म हैज, हैव, हैड ये होता है। डू की फॉर्म में डू, डज, डिड, ये सारे के सारे हेल्पिंग वर्ब भी बनते हैं, मेन वर्ब भी बनते हैं। जब सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं दे रखा हो तो इस हेल्पिंग वर्ब को मेन वर्ब मान सकते हैं। ये बी की फॉर्म लिंकिंग वर्ब बनने का भी काम करती है। हम लोगों ने फिर यहाँ पे इसके टोटल एक बार उसका एक नोट्स बना लिया, आप इसे कॉपी में लिख लेना। फिर हम लोगों ने कुछ सेंटेंस को प्रैक्टिस कर ली, और अब घर में क्या करना खुद से इस क्वेश्चन को उठाना जो मैंने कहा, और खुद से आप इसको पार्ट ऑफ स्पीच में ब्रेक करना सीखना। ये था आज का बेसिक लेक्चर, बस मैं नाउन को बताया। नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन में बताऊंगा कैसा कैसा पूछता है, किस तरीके का क्वेश्चन नाउन में आता है, और उसके एरर को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो आज के वीडियो को यहीं एंड करते हैं। यदि अच्छा लगा वीडियो आपको तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करिएगा। तो आज के लिए थैंक यू सो मच।